हेलो एवरीवन। अब लास्ट पार्ट तक हमने जहाँ पर भी अपने कैसे मीन फ्री पाथ तक हमने देखा था उससे रिलेटेड कुछ ग्राफ देखे थे। ठीक है, अपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यहीं तक हम देखे थे। अब उसके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है मीन फ्री पाथ से रिलेटेड, छोटा सा जस्ट क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल सी बातों को समझाता हुआ है। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ mean free path of the molecules of two gases having molecular diameter 1 angstrom and 2 angstrom. The gases may be considered under identical condition of temperature, pressure and volume की कंडीशन पे है। ठीक, तो क्वेश्चन में हमें जो जो कैलकुलेट करने के लिए बोला है वो मैं आपको बताते चलूँ। ये बोल रहा है कि मीन फ्री पाथ को फाइंड करना है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ टू गैसेस हमारे पास कितना है, मेरे पास जिनका डायमीटर जो गिवन है 1 एम्बस्ट्रॉन्ग और 2 एम्बस्ट्रॉन्ग गिवन। ठीक, गैसेस में भी कंसीडर्ड कैसा है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर और वॉल्यूम कंसीडर है, मतलब दोनों का टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम सारी चीजें सेम है, बस मॉलिक्यूल्स कैसे है मेरे पास दोनों के डिफरेंट डिफरेंट साइज का है, एक का 1 एम्बस्ट्रॉन्ग है और एक का 2 एम्बस्ट्रॉन्ग। तो मीन फ्री पाथ के लेंथ के रेशियो की बात किया है। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास ऐसा है तो देखना, जैसे अगर मैं एजम्पशंस करना स्टार्ट करता हूँ, सॉल्यूशन सिंपल सा है कि हमारे पास मीन फ्री पाथ की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 पाई डी का स्क्वायर। ठीक, इनटू कितना होता है मेरे पास एन होता है। अब ये पाई होता है कि नहीं होता ये याद करो थोड़ा सा, पाई होता है ना मीन फ्री पाथ में। ठीक है, ये इतनी चीजें होती है। ठीक, अब जहाँ पे डी कैसा है, डायमीटर है, पाई कांस्टेंट है और स्क्वायर रूट 2 भी कांस्टेंट है। एन क्या होता है एक्चुअल में, तो एन क्या होता है मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम। मैं बार बार यहाँ पे स्मॉल एम को इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ कि इसी कैटेगरी में हम स्मॉल एन को एक बार नंबर ऑफ मोल्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास और ऐसा बोल रहा है कि मोलिकुलर का डायमीटर हमारे पास गिवन है। तो अगर आप देखो तो जब डायमीटर के लिए देखोगे तो आपके पास सारी चीजें कैसी, सब आइडेंटिकल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी कैसा होगा, सेम होगा, मतलब सिर्फ एक चीज पे डिपेंड कर रहा होगा वो डायमीटर के स्क्वायर। और लेंथ जो है मीन फ्री पाथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डायमीटर की स्क्वायर का होता है। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि L1/L2 जो होगा वो कैसा होगा मेरे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ D1 का स्क्वायर, सॉरी D2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, अपॉन कौन सा हो जाएगा ये मेरे पास D1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जहां पर से L1/L2 की जो वैल्यू आएगी, तो सेकंड का जो डायमीटर है वो 2 एम्बस्ट्रॉन्ग है, मतलब ये मेरे पास 4 एम्बस्ट्रॉन्ग का अपॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब जो इनका रेशियो आएगा L1 और L2 का जो रेशियो आएगा वो सिंपल सा 4 रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा, बस ऐसा है। ठीक, इतनी मतलब फ्रीडम है इस पे, इतना सिंपल सा ये बताने की कोशिश किया है। ठीक है, चलो यहाँ तक चीजें समझ में आई, इजी है, एक ही क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, बहुत ज्यादा ऐसा टफ सा कुछ नहीं है इस पे। ठीक, अब चलो जैसे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट मतलब हेडिंग पे हम लोग चलते हैं, तो जहाँ पे हमारे पास क्या चीज की बात करेंगे हम, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। थोड़ा गौर से देखना क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी थर्मोडायनेमिक्स में जाते जाते। ठीक, तो मैं हेडिंग यहाँ पर मेंशन करते चलता हूँ, किस चीज की बात मैं करूंगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूंगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, जैसे इसके नाम से दिख रहा है कि ये कितने मेरे पास कैसा मूव करने के लिए जो इसकी डिग्री होगी वो कितनी होगी, मतलब फ्री होगा। जैसे एक मॉलिक्यूल्स कितनी डायरेक्शंस पे या कितना मोल या डाई एटॉमिक या जो भी है वो कितने ऑफ डायरेक्शन पे मूव करने के लिए फ्री है, वही उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर एक डायरेक्शन में तो एक, दो डायरेक्शन में है दो, तीन डायरेक्शन में है तीन होगा। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं। ठीक, तो मेरे पास कैसा है, ये मेरे पास इंडिपेंडेंट मोशन करने के लिए किसी भी सिस्टम को कितना भी डायरेक्शन हो वो मेरे पास उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एक हुआ तो एक, दो हुआ तो दो, तीन जैसा होता है। ठीक है, तो अगर एक सिंपल पार्टिकल, एक सिंपल पार्टिकल है, एक छोटा सा मैं जस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर एक सिंगल पार्टिकल, तो आप क्या कहोगे कितने डायरेक्शन पे मोशन कर
तीन ही तो होगा। एक स्मॉल साइज का पार्टिकल में सेंटर ऑफ मास पे ही उसका पूरा मास आप कंसीडर कर लेते हो। तो आप कैसा कंसीडर करोगे कि ये इस डायरेक्शन पे जाएगा, ये इस डायरेक्शन पे जाएगा और एक इस डायरेक्शन पे, तीन ही डायरेक्शन पे मोशन हो सकता है। एक्चुअल में मोशन के थ्री टाइप्स आप पढ़े होंगे, एक ट्रांसलेशन, एक रोटेशनल और एक कौन सा, वाइब्रेशनल। यही तीन टाइप्स के देखे होंगे। उसी में अलग अलग टाइप का आप फॉर्मेट कॉम्बिनेशन करके देखना स्टार्ट किया। ठीक, तो उन सारे फॉर्मेट को हम यहाँ पर धीरे धीरे एनालिसिस करेंगे कि केटीजी में किसके लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक, तो चलो यहाँ पर देखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिखते चलता हूँ, थ्योरी भी एक्सप्लेन करते चलता हूँ। टोटल द टोटल नंबर ऑफ the total number of independent the total number of independent the total number of independent modes या वे, जो भी कहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, in which in which a system in which a system can possess energy energy is called the degree of freedom the degree of freedom। ठीक, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा, स्मॉल एफ होता है, कि मतलब कितने डायरेक्शन पे वो मेरे पास कैसा है, एनर्जी को क्या कर सकता है, पास कर सकता है, कितने डायरेक्शन पे वो मोशन कर सकता है, वो उसका क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, कितनी डायरेक्शन। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ मोशंस में आपके पास कितने टाइप्स के होते हैं, मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन टाइप के देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेरे पास पहला कौन सा होगा, सबसे फर्स्ट जो होगा, तो आप कैसा है, वाइब्रेशन ऑन, मेरे पास कैसा कहते हो, वाइब्रेशन है, और कौन सा एक रहता है, रोटेशनल रहता है, और एक ट्रांसलेशन रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री टाइप्स के होंगे, तो आप लिख सकते हो, द डिग्री ऑफ फ्रीडम द डिग्री of freedom the degree of freedom the degree of freedom are of three types three types। क्या आप कहते हो, जिसमें से फर्स्ट कौन सा होता है आपके पास, ट्रांसलेशनल के कारण, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, ट्रांसलेशन के बाद रोटेशनल रहेगा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसलेशन के बाद रोटेशनल, और एक कौन सा हो जाएगा, वाइब्रेशनल। ठीक, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, तो अब ये चीज समझो कि हमारे पास, जैसे हम ये कहते हैं कि मेरे पास कोई भी एटॉमिक ऑफ लेते हैं, तो उसकी साइज कैसी होती है, बहुत छोटी छोटी होती है। ठीक है, तो अगर अब ये चीज देखते हैं, तो जिसमें से फर्स्ट सब मैं कौन से टाइप के गैसेस के लिए देखना स्टार्ट किया, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए देखना स्टार्ट किया। कौन से एटॉमिक गैसेस के लिए, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, मतलब जिसमें सिर्फ एक एटम, कैसा एटम हो, सिर्फ एक एटम हो, तब की कंडीशन पे इसके लिए एनर्जी रिलीज करने के लिए कितने डायरेक्शन हैं। ठीक है, मतलब कैसा है कि इसके फ्रीडम के लिए मेरे पास कितनी डायरेक्शन, जैसे अगर मैं एकदम छोटे साइज का पार्टिकल, एटम ऑलरेडी एकदम बहुत छोटे साइज का होता है, तो अगर इस छोटे साइज के पार्टिकल को चाहे मैं इसको अपने एक्सिस पे रोटेट करवाऊं, ऐसा रोटेट करवा दूं, मतलब अपने एक्सिस पे ऐसा गोल गोल घूमता रहे, फिक्स एक्सिस पे, जैसे ये मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास स्टाइलस है और ये एकदम ऐसा
स्टाइलस अपना मूव कर रहा है, ठीक है, तो आपको ये मूव करता हुआ नहीं दिख रहा, जबकि इसकी थिकनेस कैसी है, छोटी, और मतलब कैसा है, ज्यादा थिक नहीं है, और पतला मैं कर दिया एकदम एटम्स का, तो एटम अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा होगा, वो मुझे कभी फील होगा क्या, कभी पता ही नहीं चलेगा। तो एटम के पास जो अपने पास मोनो एटॉमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए डायरेक्शंस दिखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ कितना दिखेगा मेरे पास यहाँ पे, थ्री डायरेक्शन पे, मतलब ऑल ट्रांसलेशनल डायरेक्शन पे। तो मेरे पास ये कह सकता हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा डायरेक्शन दिखेगा, ट्रांसलेशन डायरेक्शन दिखेगा। तो ऑल कौन से डायरेक्शन पे दिखेगा, ट्रांसलेशनल डायरेक्शन पे देखने को मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास इसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे, थ्री होंगे। सिर्फ और सिर्फ कितने डायरेक्शंस होंगे, थ्री डायरेक्शंस होंगे। तो अगर अपने में एटम्स को यहाँ पे कंसीडर किया, तो किसी एक थर्ड डायरेक्शन पे चला जाएगा, एजम्पशंस करता हूँ कि मेरे पास इस प्लेन और इस प्लेन से किसी एक हाइट पे है यहाँ पे, ठीक है, और कितनी स्पीड से जा रहा है, v स्पीड के साथ जा रहा है। तो एक ये डायरेक्शन है, और एक कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये कौन सा हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, वी जेड हो जाएगा। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको जो देखने को मिलेगी मोनो एटॉमिक के लिए, वो कितनी रहेगी, थ्री रहेगी, ठीक है। उसके बाद डाई एटॉमिक के लिए बात करते हैं, किसके लिए बात करते हैं, डाई एटॉमिक के लिए बात करते हैं, ठीक। तो फिर उसके बाद सेकंड में चलते हैं, तो सेकंड में किसकी बात कर रहा हूं मैं, डाई एटॉमिक की बात कर रहा हूँ कि डाई एटॉमिक गैसेस हमारे पास किस तरह से देखने को मिलेंगी। अगर डाई एटॉमिक गैसेस की बात की जाए, तो किस तरह से इनका कितना वैल्यूएशन रहेगा, इस चीज को देखते चलते हैं, ठीक। तो देखो, डाई एटॉमिक पे दो एटम आ, कितने एटम आ गए, दो एटम्स आ गए। तो अगर आपको मैं बोलूं कि दो एटम है, एक ये हुआ और एक ये, ठीक, ये दोनों आपस से किसी ज्वाइनिंग पॉइंट, ठीक, इतनी चीज है। देखो, तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मार्कर इस तरह से मेरे पास, या स्टाइलस ऐसा है, एक इन पे यहाँ पे एक एटम है, एक एटम यहाँ पे। आप वो तो कहोगे ही कहोगे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में मूव करेगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर मैं एकदम कंसीडर करके बैठा हुआ हूँ कि आप इतनी डायरेक्शंस कहोगे। तो लो, मैं भी यहाँ पर से ड्रॉ कर दिया हूँ, ये डायरेक्शन किसके लिए है मेरे पास, एक्स के लिए, और ये कौन सा मेरे पास, वाई के लिए, और ये कहाँ पर है मेरे पास, जेड के लिए। तो ऐसा एक एक्स के लिए, मतलब मान के चलो मैं ये कहा कि एक ऐसा चला गया, एक इस तरह से चला गया, और एक मेरी डायरेक्शन, ये तीन डायरेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास ट्रांसलेशनल के लिए तो है ही है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास ट्रांसलेशनल तो मिलेगा ही, ट्रांसलेशनल मिलेगा ही मिलेगा, और एक मिलेगा। देखो, अब दो है, तो अब अगर मान के चलो ये स्टाइलस, ये दो पॉइंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो ये अगर ऐसा रोटेट करेगा तो आपको तो समझ में आ रहा है, ढाई एटॉमिक है, थोड़ा तो डिस्टेंस होगा, इस तरह से मूव करेगा तो आपको समझ में आया, एक ये समझ में आया। और मेरे पास कैसा है, तो एक देखो रोटेशनल के लिए कितना हुआ, एक डायरेक्शन तो ये, दूसरा कैसा हुआ, एक इस तरह से मैं फिक्स किया हूँ, एक ये कौन सा एक्सिस हो गया, यहाँ पे रोटेशनल की डायरेक्शन वाई एक्सिस हुआ, एक ऐसा हो सकता है यहीं पे, तो ये कौन सा एक्सिस हुआ, जेड एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग में है, तो एक बार वाई एक्सिस की डायरेक्शन पे, और एक बार जेड एक्सिस में। ऐसा नहीं कहना कि मतलब एक बार इधर हुआ एक बार इधर हुआ, सिर्फ रोटेशनल। वो डाई एटॉमिक दो तरह से रोटेट करेगा तो दिखेगा। अब अगर ये अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर रहा होगा तो आपको नहीं दिख रहा होगा। तो मतलब आप कह सकते हो कि ये कितने डायरेक्शंस पे, थ्री डायरेक्शंस ऑफ ट्रांसलेशनल, और दो डायरेक्शंस किसके लिए रहेंगी, रोटेशनल के लिए रहेंगी। तो जहां पर से टोटल कितना कहोगे, फाइव कहोगे, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो देखने को मिलेगा वो कौन सा रहेगा, फाइव रहेगा, ठीक है ना। तो कितना रहेगा मेरे पास, फाइव डाई मतलब रहेगा, ठीक। अब इसका जो ये एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे वो कैसा रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा, इस डायरेक्शन पे नेग्लिजिबल रहेगा। डाई एटॉमिक के बाद अब किसकी बात कर रहे हैं, ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक या नॉन लीनियर, सब एक ही चीज को कहते हैं। तो इसी को क्या बोलते हो, ट्राई एटॉमिक, ठीक, ट्राई एटॉमिक गैस, या इसी को क्या कहते हो,
पॉली एटॉमिक या इसी को क्या बोलते हो, नॉन लीनियर भी बोलते हो। ठीक है, तो अब नॉन लीनियर अगर इसको बोल रहे हो तो अब समझो कि इस पे कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको जाएगी। तो अब समझो तीन ट्रांसलेशन फिक्स है। अभी मैं लिख देता हूं कि तीन ट्रांसलेशनल फिक्स है। जैसे मैं ये एक्स एक्सिस कहा, ठीक है, इधर वाई एक्सिस कंसीडर किया, ठीक, और एक इधर कौन सा कंसीडर कर लिया, जेड एक्सिस। तो देखो एक तो यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, और एक ऐसे ही यहाँ पे आगे लेके आ गया। ठीक है, अब देखो इस तरह से ये ट्रेंगुलर फॉर्मेट में ऐसा कुछ जॉइनिंग है। तो अब देखो अगर मैं जैसे ये कह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ इस तरह से जॉइनिंग है ऐसा करके, एक और पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। अब आप कहो कि एक तो एक्स एक्सिस में हुआ, एक पूरा वाई एक्सिस, ऐसा ही एक जेड एक्सिस। इसमें अगर ये ऐसा मूव किया तो ये कौन से डायरेक्शन के लिए हुआ, वाई एक्सिस के लिए। ठीक, ऐसा मूव किया तो इस डायरेक्शन पे अगर मूव कर रहा है, देखो ऐसे मूव कर रहा है तो ये कौन से एक्सिस के लिए हो, एक्स एक्सिस के लिए। एक तो आप ऐसा कह दिए, और एक मेरी डायरेक्शन पे, और एक और पॉसिबल है, कैसा है, एक ऐसा मूव करवा रहे हो, ठीक है, और एक इस डायरेक्शन पे, अभी भी एक डायरेक्शन बचा हुआ है, सोचो ऐसा भी तो मूव कर सकता है ना। ऐसा एक मूव किए इस डायरेक्शन पे, एक मेरी डायरेक्शन पे मूव किए। जैसे अगर मैं ये कहूँ, कुछ लेता हूँ कर्सर में, मैं ये लेता हूँ थ्री डी ज्योमेट्री। ठीक, ये थ्री डी नहीं दिखेगा, एक सेकंड रुकना, कुछ दिखे तब तो। जैसे ये मार्कर, ठीक है, अब देखना प्रॉपर दिखेगा इस तरह से, एक ये डायरेक्शन, एक मेरी डायरेक्शन हुई, और एक इस तरह से। तो ट्राई एटॉमिक में मेरे पास तीन डायरेक्शन होगी। मेरे पास कैसा होगा, तो ये तीन डायरेक्शन होगी, थ्री ट्रांसलेशनल, दो कौन सा, रोटेशनल, और एक मेरे पास कैसा रहेगा, एक और रहेगा मेरे पास, एक्चुअल में तीन ट्रांसलेशन तीन रोटेशनल रहेंगे। तो ये सब मिलके अब क्या बनेगा, यही इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 6। और इसी को हम कौन सा कहेंगे, वाइब्रेशनल मोशन कहेंगे। कौन सा मोशन कहेंगे, वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं। ठीक है, समझा यहाँ तक, चलें आगे। चलो फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे चलते हैं पहले, इसके बाद एक जस्ट क्वेश्चन रहेगा। चलो अब जैसे ये क्वेश्चन है आप, ठीक है, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 सीसी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी। क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 सीसी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी। नॉर्मल कैसा है मेरे पास, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर जो है मेरे पास, उसी की कंडीशन पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के टोटल कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, हाइड्रोजन के लिए एक ही एच आप देखोगे तो एक एच देखोगे, सॉरी हाइड्रोजन की बात हो रही है ना, और कौन सी की बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स, मतलब मिनिमम कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम एक मॉलिक्यूल्स की कितनी होगी, पांच होगी। तो पहले हमें ये तो पता चले कि एक सीसी के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे कितने, एक के जब पांच है तो टोटल हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, चलो तो पहले देखते हैं हमारे पास, तो पहले तो ये पता चले कि 1 सीसी के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो, अब मॉलिक्यूल्स मुझे फाइंड करना है तो एक सीसी के अंदर कितना होगा ये बताओ, बोलो 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 बोलो। पहले तो देखो एक मोल में कितने, एक मोल में कितने नंबर ऑफ, मेरे पास कितना मिलीलीटर, कितने मिलीलीटर होता है ये तो आपको पता चले पहले, तब तो आप काउंटिंग करोगे कि ऐसे ही कर दोगे। अब मेरे पास ये बोला है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 सीसी। 1 सीसी के अंदर है, 1 सीसी के अंदर है, बताओ अब कैसे करोगे। देखो
तो पहले तो ये फाइंड करो कि एक वॉल्यूम मेरे पास कैसा, एक मोल के थ्रू कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है। ठीक है, तो मैं ये लिखूं तो वॉल्यूम occupied by वन मोल। वन मोल के थ्रू कितना सॉरी, वन मोल के थ्रू कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा ये पहले जब मालूम होना चाहिए। तो एक मोल जो है, ये वन मोल जो होता है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे कितना होता है। वो मेरे पास एक मोल पे मेरे पास जो वॉल्यूम कैप्चर होता है नॉर्मल एनटीपी पे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल 8 एनटीपी। 8 एनटीपी, तो ये कितना होता है मेरे पास, तो ये होता है 22,400 मिलीलीटर। यही कहते हो, या इसको क्या कहते हो, सीसी कहते हो, यही कहते हो। ठीक, मिलीलीटर, एक सीसी इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। ठीक, तो अब नंबर ऑफ मोल्स ये इतना होता है, एक मोल में इतने सीसी होते हैं। तो एक सीसी में पूछा है तो 1 सीसी में कितना होगा, 1 मोल अपॉन, यही तो होगा। तो मेरे पास कैसा फाइंड करना है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 सीसी। तो 1 सीसी में कितना हो जाएगा, 1 मोल अपॉन कितना हो जाएगा, 22,400। ठीक, और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 6.023 इंटू 10 द पावर ऑफ कौन सा लिखते हो, 23 लिखते हो। ठीक, डिवाइडेड बाय 22,400 से डिवाइड करो, तो ये आंसर लगभग लगभग कितना आना चाहिए, तो ये आंसर लगभग लगभग आएगा कितना, 2688 इंटू 10 द पावर ऑफ कौन सा, 19 आ जाएगा, यही आएगा। इतने नंबर ऑफ मोल्स मोलिक्यूल्स है, इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है। तो एक मोलिक्यूल्स की नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 5 है। तो टोटल इतने नंबर की कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ या डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितनी हो जाएगी, बस फाइंड कर लो। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कितना लिख पाओगे, ये आप लिख पाओगे कि ये 5 इंटू 2.688 इंटू 10 द पावर ऑफ 19 है। ठीक, तो ज्यादा बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना, ये दो को भी मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दोगे। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 1.3 समथिंग क्या आएगा, लगभग लगभग 1.4 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, 4 इंटू 10 द पावर ऑफ कितना हो जाएगा, 20। इतने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है। देखो इस पूरे क्वेश्चन पे आपको बहुत ज्यादा आईएमपी कुछ नहीं था, वो सिर्फ मुझे ये बताना था, इसलिए ये चीज वापस से मैं दिखाया। ठीक है, ये एक बार केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद चलो नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, फिर कैसा है कि इक्विपार्टीशंस ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, देखो चलो आगे बढ़ते हैं, पहले देखो किसकी बात करते हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कि मतलब एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। देखो आप ये देख चुके हो कि आप चाहे कितना भी छोटा मॉलिक्यूल्स लो या एटम लो, है ना, एटम्स अगर लेते हो, कितना भी छोटा एटम्स लेते हो, तो आप उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना देखने को पा रहे हो, 3 तो है ही है। और आप याद करो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स कितना था, या सिंगल सॉरी मोल्स की बात कर, सिंगल एटम्स के लिए कितना था, तो आप काइनेटिक एनर्जी को लिखे थे कि आपके पास कितना हुआ, 3/2 इंटू के बी टी। एक्चुअल में यहाँ पे जो 3 है ये हर डायरेक्शन की एनर्जीज का समेसन है। मतलब अगर मैं ये बोला कि मेरे पास एनर्जी
कितना हो 9 जूल है किसी एटम के अंदर, तो एक्चुअल में वो तीन अलग अलग डायरेक्शंस की एनर्जी का समेशन, अगर टोटल एनर्जी 9 जूल है तो वो तीन अलग अलग डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब 3 जूल इधर, 3 जूल इधर और 3 जूल थर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं इसके थ्रू ये कहेंगे हम लोग कि फॉर एनी सिस्टम, मैं लिखते चलता हूं, फॉर एनी सिस्टम, for any system in thermal equilibrium, for any system in thermal equilibrium, in thermal equilibrium, the total energy, the total, the total energy is equally, is equally distributed, is equally distributed, is equally distributed among, among various, among various degree of freedom, degree of freedom। ठीक, और ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में होगा, मतलब इन ईच एवरी ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन ईच ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, degree of, in each degree of freedom is associated, is associated with एनर्जी, कितना रहेगा मेरे पास 1/2 kBT, मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में इतनी एनर्जी होती है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से हमारे पास कैसा होगा, तो ईच मॉलिक्यूल्स के पास कितनी एनर्जी होगी, तो इस तरह से हम लोग अब देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर से जो चीज इंपॉर्टेंट है उसे मैं लिखते चलता हूँ, कौन से कलर से लिख दूँ, कौन से कलर से लिख दूँ, ग्रीन कलर से। ठीक है, देखो अब मैं जो नोट आपको लिखाते चलता हूँ वो कैसा है मेरे पास, टोटल एनर्जी, कौन सी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड, total energy associated with each molecule, with each molecules, with each molecules कितना होगा मेरे पास F/2 इंटू के बी इंटू टी, अगर एक मॉलिक्यूल से। ठीक, उसी तरह से अगर मैं ये बोलूं कि n नंबर्स ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ कैसे n मॉलिक्यूल्स के लिए कितना आप लिख दोगे, तो n मॉलिक्यूल्स के लिए यही कितना हो जाएगा F/2 n के बी इंटू टी, यही चीज लिखते हो आप। ठीक, अब मेरे पास ये तो हुआ, अब मोल के लिए देखो, यहीं पर मोल के लिए भी एक चीज लिखे थे आप कि कैसा टोटल एनर्जी विथ 1 मोल के लिए, किसके लिए 1 मोल के लिए आप लिखोगे F/2 इंटू आर इंटू टी। उसी तरह से मैं अगर ये बोलूं कि मेरे पास n मोल के लिए आप कितना लिख दोगे, तो ये हो जाएगा F/2 n आर टी, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको अच्छे से यहाँ तक चीजें समझ में आई, आगे बढ़े अब। यहाँ तक इम्पोर्टेंट पोर्शन था, अब लगभग लगभग ये चैप्टर अपने एंडिंग की डायरेक्शन पे आ चुका है। इसके बाद सिर्फ एक हेडिंग होगी, एक नहीं दो हेडिंग, दो, एक मिक्सर के लिए होगी और एक डिफरेंट टाइप की प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर भर भर के खाली क्वेश्चंस है और फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा इस वीडियो के बाद 3 और पार्ट आएंगे, बस हो गया। ठीक है, चलो पहले इसको देखना स्टार्ट करें, इसके न्यूमेरिकल से देखते हैं, एक आध दो नहीं, ज्यादा ही रहेंगे। चलो देखते हैं। ठीक है, चलो जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है हमारे पास इसमें कि कैलकुलेट द एनर्जी, सॉरी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एन
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए किसके लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, और वो भी कौन सी, ट्रांसलेशन के लिए फाइंड करना है। टोटल नहीं बोला था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर टेम्परेचर गिवन है तो फिर वो चाहे कोई भी मॉलिक्यूल्स के लिए पूछे, सभी के लिए ट्रांसलेशन एनर्जी, चाहे किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए ट्रांसलेशन एनर्जी पूछता, चाहे ऑक्सीजन के लिए पूछता, चाहे हाइड्रोजन के लिए, चाहे किसी के लिए भी, वो सेम होती। तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर से एन, एक ऑक्सीजन के लिए पूछ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो जो एवरेज एनर्जी आएगी, जो एवरेज एनर्जी आएगी उस पे ट्रांसलेशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। तो आप कितना लिखोगे, F/2 इंटू के बी इंटू टी। तो F/2 के लिए कितना, 3/2। के बी के लिए कितना लिखते हो, 1.38 इंटू 10 ऑफ कितना हो जाएगा, माइनस का 23। और टेम्परेचर कितना होगा, 273 प्लस ऑफ 27, मतलब 300 के आसपास आएगा। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो ये 300 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा 9, और 1 पॉइंट मैं डायरेक्टली लिखते चलता हूँ, ये हो जाएगा 6.21 इंटू 10 ऑफ माइनस का 21 जूल पर मोलिक्यूल्स के लिए आएगा, ठीक है, ये चीज, ये जूल पर मोलिक्यूल्स आएगा। उसके बाद दूसरे स्टेप पे, पहले के बाद अब दूसरे पे चलते हैं। तो दूसरे पे क्या बोल रहा था, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब टोटल पूछ लिया, और किसकी बात कर रहा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर एटम बोला है तो सिंगल, और मॉलिक्यूल्स बोल रहा है तो दो होने ही। ये क्या बोला है, मॉलिक्यूल्स। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अब कितनी हो जाएगी, अब जो भी चीज थी उसके लिए कितना हो जाएगा, 5/2 इंटू 1.38 इंटू 10 ऑफ माइनस 23, और इसके लिए कितना हो जाएगा, 273 प्लस ऑफ 27। और इसे सॉल्व करोगे तो 10.35 के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। आप ये कैलकुलेट करोगे, मैं डायरेक्टली, मेरे पास आंसर लिखा हुआ है तो मैं उसी चीज को लिखते चला जा रहा हूँ, ठीक है। इंटू 10 ऑफ माइनस 21 जूल पर मोलिक्यूल्स, ठीक है। देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, ट्रांसलेशन के लिए बोला है तो 3 होगा, और यहाँ पे कौन सा होगा, मेरे पास 5 होगा। क्यों, आपको पता है कि ट्रांसलेशन भी हो रहा है यहाँ पे, प्लस वो रोटेशनल भी पूछ रहा है, टोटल पूछ लिया। अब चलो तीसरे में इंटर करते हैं। तीसरे में क्या चीज पूछना चाह रहा है, इस चीज को समझो। अब क्या बोल रहा है, द टोटल काइनेटिक एनर्जी इन जूल ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, किसके लिए, 1 मोल के लिए। टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया है इन जूल ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस, गिवन एवोगैड्रो नंबर ये गिवन है, और बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू ये गिवन है। क्वेश्चन में तो ये हमें पहले से ही मालूम, ठीक है। ये नहीं भी गिवन होता तो अपन इतना सॉल्व कर सकते थे। तो देखो क्या पूछ लिया है कि 1 मोल के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो अभी भी 5 होना है, 1 मोल की बात कर लिया है, मतलब अब हम क्या चीज की यूज करेंगे, कि जो अब टोटल एनर्जी पूछ लिया है, काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया है, उस पे अब हम कितने का यूज करेंगे, F/2 इंटू एन इंटू आर इंटू टी। और एन की वैल्यू क्वेश्चन पे 1 गिवन है, मतलब 5/2। आर की वैल्यू आप कितना यूज कर लोगे, 8.31। और टेम्परेचर की वैल्यू है आपके पास चुपचाप 300 केल्विन। आप इसे सॉल्व करो, आपको आंसर दिख जाएगा। ये कितना लिखोगे, 4 और 3 लगभग लगभग 12, और डिवाइडेड बाय 2 6 पॉइंट समथिंग के आसपास आना चाहिए। कितना होगा, 6235.5 जूल पर मोल आएगा, क्योंकि अब ये किसके लिए यूज हो गया है, मोल के लिए यूज हो गया। ये कैसे कन्वर्ट होता है, किस तरह से होता है, ये सब आप देखते हुए आए हो, आपको बस यहाँ तक चीजें दौड़ाते हुए चले आना है, ठीक। अब खाली यही चीज है, बहुत सारे मस्त मेथड में हम लोग इसे यूज करेंगे, और जैसे ही थर्मोडायनेमिक्स इंटर करेंगे ये वापस से बढ़ के आएगा, ठीक। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो
अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, एक गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल, कितने मोल है, 2 मोल है, पहले से स्मॉल एन की वैल्यू गिवन है, ऑफ ऑक्सीजन एट 4 मोल है। A gas mixture consists of 2 mole of oxygen and 4 mole of neon, ठीक है, 4 mole of neon at temperature T, neglecting all vibrational mode, calculate the total internal energy of the system। ऑक्सीजन है 2 रोटेशनल मोड, वो पहले से ही मेंशन करके दिया हुआ है, ठीक। देखो, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो क्वेश्चन में छोटे छोटे फॉर्मेट में वो आपको आंसर दे रहा है। कैसा है मेरे पास, एक गैस का मिक्सचर जिसपे कैसा है, 2 मोल किसके हैं, ऑक्सीजन के, और 4 मोल है नियोन के, और टेम्परेचर कितना है, टी है, और सभी वाइब्रेशनल मोशन को नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। मेरे पास टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बताना है, सोचो कैसे बताओ, सोचो, सोचो, देखो, इजी है, बस समझने की कोशिश करना, ऑक्सीजन और नियोन में थोड़ा फंसना नहीं, मोल्स दिया है, ठीक है, कुछ और मेंशन नहीं है, बस ये बोला है कि गैस का मिक्सचर, ना मॉलिक्यूल्स मेंशन किया है, ना एटम मेंशन किया है, एटम है या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन देखो, क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपको मेंशन किया है, क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपको ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन हैज 2 रोटेशनल मोड, मतलब ऑक्सीजन मेरे पास इंडिविजुअल नहीं, वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में है। तो पहले जब मैं इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करता हूँ, तो एक साइड में क्या लिख लेता हूँ, ऑक्सीजन, और दूसरे साइड में क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पर से नियोन लिख लेता हूँ, ठीक। तो देखो, ऑक्सीजन के लिए मेरे पास जो टोटल एनर्जी आएगी, एनर्जी ऑफ या काइनेटिक एनर्जी मेरे पास किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, ये कितनी होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय ऑफ 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर इंटू टी, ठीक, यही होगा। इसी तरह से सिमिलर मैं यहाँ पे लिखता हूँ F/2 इंटू एन इंटू आर टी, ये नोबेल गैस है। तो नोबेल गैस है मतलब ये कैसा है, मेरे पास एटम के फॉर्मेट में होगा, कैसा होगा, मेरे पास एटम होगा, और कौन सा गैस है, नोबेल गैस, ठीक। जब तक मेंशन नहीं कर रहा है तब तक हम इसे यही मानेंगे कि ये सिंगल एटम होगा, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और ये मेरे पास किस फॉर्मेट में है, O2 के फॉर्मेट में है, मतलब ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में मेंशन कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पे मेंशन है कि ऑक्सीजन है 2 रोटेशनल, मतलब वो मॉलिक्यूल्स या डाई एटॉमिक है, और डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया है, 5 हो गया है। तो आप लिख सकते हो 5/2, नंबर ऑफ मोल्स 2 है, आर है, और टी है, टेम्परेचर भी टी के ऐसे अननोन के फॉर्मेट में बोला है, ठीक। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ नियोन के लिए आप कितना लिखोगे, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, आर टी हो जाएगा, दोनों को ऐड करो तो आपके पास जो टोटल एनर्जी आएगा, कौन सा एनर्जी, टोटल एनर्जी जो आएगा वो आपके पास कौन सा आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ नियोन। आप देखो यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देख लो, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, अब आप इसे कह दोगे 10, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, देख लो पहले। लेकिन एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पर एक चीज आपने मिस कर दी ना, ये 4 भी तो मेंशन किया है क्वेश्चन पे, नंबर ऑफ मोल्स 4 है, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो आप इसे कहोगे कि 5 RT है, और ये कितना है मेरे पास, 6 RT है, तो जो टोटल एनर्जी होगी वो 11 RT होगी, ठीक। और ये दोनों को मिलके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो रहा होगा वो लगभग लगभग आप यहाँ से काउंटिंग कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से, मोल पूछा तो मोल, मॉलिक्यूल्स पूछा तो मॉलिक्यूल्स के हिसाब से, ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम देखते हैं, तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, ए लाइट कंटेनर हैविंग ए डाइएटॉमिक गैस, कैसे गैसेस हैं, डाइएटॉमिक गैस है, इनक्लोज विथ इन
moving with velocity v, mass of the gas is capital M and number of moles is small n। ऐसा क्वेश्चन पे मेंशन हुआ है। ठीक, मतलब एक लाइट कंटेनर है जिसके मेरे पास डाई एटॉमिक गैसेस से भरा हुआ है और उसको मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ। मास ऑफ द गैस कितना है, कैपिटल M है, और मेरे पास उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है वो स्मॉल n। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू कैसा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम के फॉर्मेट में कितना हो। तो देखो दो तरह से है, एक कंटेनर है इस तरह से, इसका कंप्लीटली मास ऑफ नेग्लेक्ट कंसीडर करने को बोला है, जहां पर मास सिर्फ और सिर्फ किसको कंसीडर करना है, गैस को कंसीडर करना है। तो मास m है और इसका टेम्परेचर T है जो कि कितनी की वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और अगर मैं सेंटर ऑफ मास से देखूंगा तो मुझे ये पूरा सिस्टम रेस्ट के अंदर दिखेगा, तो मुझे जो भी एनर्जी दिखेगी वो सिर्फ गैस के टी टेम्परेचर में प्रेजेंट होने के कारण दिखेगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट कंडीशन पे दिखेगी वो कितना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 इंटू स्मॉल एन इंटू आर टी। नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेट गिवन होता तो के को मैं यूज करता, हालांकि मैं दो में से किसी को भी यूज कर सकता हूँ, आपको यूज करने आना चाहिए अच्छी तरह से। ठीक, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितना गिवन है, 5 गिवन है, अपॉन 2 है, एन मोल की बात कर रहा है तो एन ही होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 क्यों है, डाई एटॉमिक बोला है, आप देखो वहां पर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है डाई एटॉमिक गैसेस है। ठीक, आर की जगह पे आर ही यूज करोगे और ये टी होगा, ये सिर्फ ट्रांसलेशन फॉर्म। और दूसरा कैसा बोल दिया कि एज अ ऑब्जर्वर, अब मैं कहाँ पर हूँ, बाहर। तो अब बाहर हूँ तो मुझे ये कैसा गैस आगे भी बढ़ते दिखेगी और इसके इंटरनल की भी एनर्जी आएगी। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी मुझे देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ कौन सा, इंटरनल, और प्लस ऑफ कौन सा आएगा मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी किसके कारण, एक्सटर्नल का। इंटरनल के लिए कैसा होगा, जो ये दिख रहा है 5/2 एन आर टी, ये होगा ही होगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी के लिए कितना हो जाएगा, हाफ मास m हो जाएगा और वेलोसिटी v का स्क्वायर। ये फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास कौन सा, एक क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं और एक आगे बढ़ते चलते हैं, क्वेश्चन देखते चलते हैं, आगे चलते जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए इंसुलेटेड कंटेनर कंटेनिंग मोनोएटॉमिक गैसेस, कौन सा गैस कंटेन कर रहा है, मोनोएटॉमिक गैस ऑफ मोलर मास स्मॉल m is moving with n velocity v naught if the container is suddenly stopped, find the change in temperature, find the change in temperature। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्वेश्चन पे कुछ तो मेंशन है इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप एक चीज ये समझने की कोशिश करो कि एक इंसुलेटेड कंडक्टर है, सॉरी, मतलब एक इंसुलेटेड कंटेनर है, मतलब जिसमें सराउंडेड के टेम्परेचर का कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मोनोएटॉमिक गैस रखा हुआ है, कितने सारे हैं वो नहीं पता है बस, है ना, कंटेनिंग मोनोएटॉमिक गैसेस ऑफ मोलर मास उसका कितना गिवन है, स्मॉल m गिवन, मोलर मास कितना गिवन है, स्मॉल m गिवन। ठीक है, अब ये चीज है, उसके बाद वो भी मेंशन है कि वो कितनी वेलोसिटी चल रहा है, v नॉट वेलोसिटी चल रहा है। इफ द कंटेनर सडनली स्टॉप हो जाए, अगर कंटेनर सडनली स्टॉप हो गया तो मेरे पास कितना टेम्परेचर में चेंजेस होगा। ठीक, यही चीज पूछा है। तो अब एक चीज ये समझो कि मेरे पास दो ही चीज देखने को मिलेगी, अगर कंटेनर मेरे पास इंसुलेटेड है तो कुछ तो होगा। देखो, अगर इंसुलेटेड है और अगर मूव कर रहा है, अचानक से ब्रेक लगाओ, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि सर्टेन ऑफ उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए। टेम्परेचर चेंज, इंसुलेटेड है भाई, उसके इंटरनल ऑफ टेम्परेचर में चेंजेस होने में कुछ तो टाइम लगेगा। ठीक, ये हो जाएगा, बोलो। देखो,
इंसुलेटेड है, मतलब सराउंडेड से कहीं पर भी टेम्परेचर का कोई लेना देना या आना जाना नहीं। ठीक है, अब होगा चेंजेस होगा मेरे पास किसके कारण हो रहा होगा, उसकी टेम्परेचर में चेंजेस, उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस होने के कारण हो रहे होंगे। ठीक, और बाकी ऐसा कुछ नहीं, उसका टेम्परेचर चेंज होगा ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर बॉडी सर्टेन चेंज हो गई तो उसके टेम्परेचर में चेंजेस नहीं होगा। अगर सॉरी, अगर बॉडी सर्टेन ऑफ कैसे हो जाए, रेस्ट पे आ जाए एक इंसुलेटेड ऑफ बॉडी, तो उसके टेम्परेचर में सर्टेन चेंजेस हो जाए या नहीं हो जाएगा, ऐसा कहीं पर मेंशन है क्या कि नहीं होगा, या सर्टेन चेंजेस ही हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन पे मेंशन है उसे हम चुपचाप उसी प्रोसेस के हिसाब से चलते चलते आइडियल कंडीशन पे ही हम इसको एज्यूम करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो अब कैसा है कि मेरे पास इंसुलेटेड कंटेनर है, कंटेनिंग किया है मोनो एटॉमिक गैस को, मोलर मास स्मॉल एम है, तो उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगा और चेंज हो रहा होगा। कितना चेंजेस हो रहा होगा, किसी ना किसी फॉर्मेट से चलते हुए जा रहा होगा और वो पहुंच गया होगा पहले स्टेप में। तो मेरे पास मोशन के लिए कितना हो रहा होगा, हाफ एम, एन एटम्स मान लेते हैं, एन मोलर मास के हिसाब से गिवन है, तो मेरे पास एन नंबर ऑफ मोल्स है, मोलर मास गिवन है, और एन क्या चीज है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स है। क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ मोल है। ठीक, और ये कौन सी स्पीड से चल रहा है, वी नॉट का स्पीड, इतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी, ऐसे मूव कर रहा है, इंसुलेटेड कंटेनर है। अभी देखो कहीं पर भी टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं, मतलब गैस अभी उसके अंदर रेस्ट पे, ऐसा कहीं पर मेंशन करना चाह रहा हूँ, और ऐसे मूव कर रहा है, अचानक से रुक गया, तो जितनी भी उसकी काइनेटिक एनर्जी वो सब की सब कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, इंटरनल फॉर्मेट में शिफ्ट हो जाएगी। तो मेरे पास उसकी कौन सा, मेरे पास इंक्रीज जो हुआ होगा काइनेटिक एनर्जी, वो उसकी कौन सी, ट्रांसलेशन एनर्जी को इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, कि रोटेशनल को स्टार्ट करेगा। मोनो एटॉमिक है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ 3 होगा। ठीक, तो मेरे पास यहाँ के बाद जो उसका इंक्रीज ऑफ मेरे पास कौन सा हो जाएगा, इंक्रीजेस इन ट्रांसलेशनल, इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हमारे पास कितनी होगी, ये कैसे पता चलेगा, तो ट्रांसलेशनल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एन 3/2 इंटू, आप क्या लिखते हो, के वी इंटू टी, या फिर एन मोल के फॉर्मेट में लिख रहे हो तो आर इंटू ये चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर होगा। ठीक, तो बस दोनों इक्वल होगी, मतलब उसकी चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी मेरे पास इज इक्वल टू चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इंसुलेटेड ऑफ बॉडी है। तो यहाँ पर से आप ये लिख सकते हो कि n3/2 आर टी इज इक्वल टू हाफ एम एन वी नॉट का स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हुआ। एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, आप लिख सकते हो कि जो टेम्परेचर में चेंजेस एक्चुअल में ये कौन सा है, डेल टी है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देखो एन से एन भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वी नॉट का स्क्वायर अपॉन कौन सा हो जाएगा, 3 आर, ये चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू। ठीक, चलें आगे इसके बाद, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या चीज के लिए बोल रहा है, देखो ए बलून हैज 5 मोल, कितना है मेरे पास, ए बलून हैज 5 मोल ऑफ हीलियम एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने मोल्स ऑफ हीलियम है, 5 मोल के हीलियम है, जिसमें से मेरे पास कितना टेम्परेचर है, 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इन द बलून। ठीक, मेरे पास कितने नंबर्स ऑफ एटम है हीलियम, और दूसरा है द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी पूछ लिया है, तो देखो इंटरनल एनर्जी तो नंबर ऑफ मोल से मेरे पास कैसे डिपेंड करेंगे या नहीं करेंगे, देख लो। टोटल इंटरनल एनर्जी पूछा है, चलो देखते चलते हैं, पहले समझो। सबसे फर्स्ट के लिए क्या पूछ लिया है कि नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिया है। तो नंबर ऑफ एटम्स जो पूछ लिया है, तो आप कैसा, हीलियम तो एक सिंगल के लिए ही है ना,
नोबल गैस है, तो मतलब He2 के फॉर्मेट तो नहीं दिखेगा ना, H के फॉर्मेट में, सॉरी He के फॉर्मेट में दिखेगा। तो नंबर ऑफ क्या पूछ लिया है, एटम्स पूछ लिया है, तो ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स, क्या लिखते हो आप, नंबर ऑफ एटम्स के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगेड्रो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो ये 5 इनटू कितना हो गया मेरे पास, Na की वैल्यू जो हो जाएगी ये 6.023 इंटू 10 ऑफ कितना हो गया मेरे पास 23। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये लगभग लगभग 3 इंटू 10 ऑफ 23 नंबर्स एटम आ जाएंगे। यही आएगा फर्स्ट का आंसर। ये इजी है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दूसरा क्या है, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम पूछ लिया है, ठीक है। कैसा है, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ मेरे पास पूछ लिया है। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल एनर्जी पूछ लिया है, तो आपको ये मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स भी मिल गया है, हालांकि सब चीज मिल गया है। तो ई की वैल्यू जो टोटल के लिए आप काउंटिंग करते हो वो कितना लिखते हो, देखो F/2 नंबर ऑफ मोल्स आर और टी लिखते हो। एफ की वैल्यू कितना है बोलो, एफ की वैल्यू हीलियम है, हीलियम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2। एन की वैल्यू आप कितना लिखोगे, मोल्स गिवन है 5, या इस फॉर्मेट को भी यूज कर सकते थे कि F/2 कैपिटल एन, क्योंकि स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन अपॉन एन ए होगा, और ये कितना हो जाता है मेरे पास के बी टी, चाहे आप इसका यूज कर लो, दोनों की बात सेम ही है। 5 हो गया, आर की वैल्यू 8.31 हो गया, और टेम्परेचर की वैल्यू कितना है 273, प्लस ऑफ कौन सा हो गया 7 हो गया। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर लगभग लगभग देखने को मिल जाएगा, कितना मिलेगा बोलो, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, है ना, नहीं तो आप बोलोगे हाँ किस बात के लिए तू पढ़ा रहा है, हम ही तो सब सॉल्व करते हैं बैठ के। एक कर देता हूँ, तो ये 280 हो जाएगा, 280 इंटू 8.31 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 17,451, ये हो जाएगा 1.74 इंटू 10 ऑफ कितना हो जाएगा 4 जूल हो जाएगा। ये एक सिंपल सा फॉर्मेट बन गया। एवरेज नहीं पूछा है ना, टोटल पूछा था, देख लो। चले, अब इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम लोग अलग चीज देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हेडिंग नहीं खत्म, अभी क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन सॉरी हेडिंग रहेगा। चल, फिर नेक्स्ट हेडिंग मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओहो, चल इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन ऑफ मास 15 ग्राम, कितना मास है 15 ग्राम, नाइट्रोजन ऑफ मास 15 ग्राम इज इनक्लोज्ड इन वेसल एट टेम्परेचर 300 Kelvin so that it does not lose any energy to external system. Find the amount of heat required to double the root mean square velocity of these molecules. क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन है जिसका मास 15 ग्राम है, is enclosed in vessel at temperature 300 Kelvin so that it does not lose any energy to external system, मतलब completely isolated है मेरे पास, ठीक है। उस नाइट्रोजन गैस का मेरे पास जो मास है वो 15 ग्राम है, और 300 केल्विन के एक चेम्बर में बंद है, और सिस्टम में कहीं पर भी इंटरनल एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी का लॉस नहीं कर रहा। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डबल द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। तो वो बोल रहा है कि कितनी हीट का रिक्वायरमेंट है जो इसकी आरएमएस स्पीड को क्या कर दे, डबल कर दे, आरएमएस स्पीड को क्या कर दे, डबल कर दे। अब सोचो, सोचो कैसे काउंटिंग करोगे कि मेरे पास कितना होगा। देखो, आरएमएस स्पीड डबल करना है, टेम्परेचर के साथ आपको रिलेशन है, लेकिन आपको हमेशा जो
इंटरनल एनर्जी वो ट्रांसलेशन या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में तो होता है। तो आप जो इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हो वो इनिशियली कितना होगा? मेरे पास नाइट्रोजन गैस है और मेरे पास कैसा है, यहाँ पर मेंशन है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन ऑफ मास 15 ग्राम इनक्लोज ऑफ वेसल, इट डज नॉट the amount of double the root mean square of these molecules। ये मेंशन किया है क्वेश्चन पे यहाँ पे कि ये मॉलिक्यूल्स है, और मॉलिक्यूल्स से मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया होगा? 5 हो गया होगा। तो इंटरनल एनर्जी कितनी होती है? F/2 NRT, यही चीज हो रहा होगा। अब देखो आर की वैल्यू तो आपको है, टी भी आपको मिल जाएगा इनिशियल टाइम। कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? एक्स्ट्रा एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल टाइम पे आपको क्या क्या चाहिए होगा? देखो, तो नंबर ऑफ, अगर मैं यहाँ से इसके सॉल्यूशंस पे देखूं तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितना होता है? गिवन मास जो है, और उसको उसके एटॉमिक मास से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। 15 ग्राम अपॉन एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है मेरे पास? 28 होता है अप्रॉक्स। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक। तो इनिशियली ऑफ जो एनर्जी है वो कितना हो जाएगा? F/2 NRT। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 5/2। मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है। एन की वैल्यू कितना है? 15/28। आर की वैल्यू है मेरे पास गैस कांस्टेंट 8.31, और टेम्परेचर आपके पास गिवन है 300 केल्विन। तो इनिशियल टाइम पे जो एनर्जी दिखेगी वो आपको लगभग लगभग दिखना स्टार्ट हो गई। देखो आप इसको सॉल्व करो तो लगभग लगभग मेरे पास से कितना आएगा, मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या? लिख देता हूँ, आप इसको देख सकते हो। ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 3340 पॉइंट कितना हो जाएगा? 452। ये इनिशियल। और फाइनल पे कितना है मेरे पास? ये बोल रहा है कि मेरे पास अब फाइनल के लिए काउंट करना है। जब यहाँ पर समस्या है, देखो इनिशियल पे मेरे पास टेम्परेचर 300 केल्विन, मुझे कितनी एनर्जी को चेंजेस करना है? तो अब फाइनल एनर्जी मुझे चेंजेस करना है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या हो जाए? डबल हो जाए। अब यहाँ पर पूरे रिलेशन में आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहीं पर नहीं, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड ही डबल करना है। आपको ये चीज मालूम है कि VRMS जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है? टेम्परेचर। यही होता है। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर से जानते हो VRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 RT/O। कौन सा लिखते हो आप? कैपिटल एम लिखते हो क्या? ठीक है, जो भी लिखते हो VRMS आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा होता है? टेम्परेचर। ये तो आपको पता है। सोचो अगर आपके पास फाइनल में टेम्परेचर कितना होगा, अगर ये आप यहाँ पर मेंशन कर दिए तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपको ये है तो आपको क्वेश्चन पे बोल क्या रहा है कि मेरे पास जो भी इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी है उसकी कितने टाइम्स वेलोसिटी करना है? 2 टाइम्स करना है। कितने टाइम्स करना है? 2 टाइम। और इनिशियल पे जो टेम्परेचर वो 300 है, तो फाइनल पे मेरे पास कितना होगा? तो ये पूछा है, सॉरी ये मेरे पास कौन सा है? ये गलत लिख दिया। ये जो V2 की वैल्यू है ये 2 टाइम्स ऑफ V1 के इक्वल होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पे मेंशन किया है कि फाइनल पे जो भी वेलोसिटी आएगी वो मेरे पास कितनी होगी? मेरे पास जो V2 की वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स ऑफ V1 होगी। तो ये टेम्परेचर कितना होगा जो T2 की कंडीशन पे होगा, और ये V2 होगा। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं कितना लिखूंगा? ये मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे? V1/2V1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 300 अपॉन स्क्वायर रूट कितना हुआ? T2। ये V1 और V1 क्या हो गया? कैंसिल। आप इसे लिख सकते हो कि ये T का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब T2 की जो वैल्यू आएगी फाइनल कंडीशन पे वो 1200 केल्विन। मतलब इसका कितना टाइम? 4 टाइम। इसका कितना टाइम? 4 टाइम। तो मेरे पास जो यू फाइनल आएगा वो कितना आएगा बोलो? F/2 इंटू फिर से NR इंटू T2 लिखोगे। बाकी सब तो सेम है। T2 की वैल्यू कितना है? 4 टाइम्स ऑफ T1 है। तो
आप डायरेक्टली लिख दो ना, बस यहाँ पर वैल्यू पुट करो। तो ये मेरे पास 4 टाइम्स ऑफ 3340.45 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू फाइनल की जो वैल्यू आए, ये आपको इतना ज्यादा कुछ करना ही नहीं, 4 - 1 3 टाइम से बस मल्टीप्लाई कर देना है। मत करो सॉल्व, ये सब सॉल्व करना आपकी बस की बात नहीं है, मतलब बस की बात है, मतलब आपको जरूरत नहीं है। यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल कर दो, बस आपके पास खत्म। 3340 40.45 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, सॉरी, इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 121.35 जूल आ जाएगा। बस ये चीज हो जाएगा आपके पास फाइनली। एक सिंपल सा फॉर्मेट था। ठीक, कोई दिक्कत? चलो इसके आगे बढ़े, इसके आगे बढ़े। अब कैसा होगा, डिफरेंट टाइप्स के गैसेस को डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट में मिक्स करने पे उसका इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, ये चीज अब फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब फिर नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। अब क्वेश्चन पे क्या मतलब नेक्स्ट हेडिंग क्या है, अब नेक्स्ट हेडिंग ऐसा है कि मेरे पास क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट, क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ, इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए gaseous mixture, फॉर ए gaseous mixture, फॉर ए gaseous mixture। ठीक, मतलब मेरे पास अगर गैस को मिक्स किया जाए तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्विवेलेंट में कितना बनेगा, ये चीज हमें देखना है। ठीक, तो दो अलग अलग कंडीशन आएगी। सबसे फर्स्ट कंडीशन, जब हमारे पास कैसा होगा, टेम्परेचर को क्या किया जाएगा, मेरे पास फिक्स्ड किया जाएगा। फिक्स्ड टेम्परेचर में अगर हो रहा है तो देखो, पहले स्टेप में सभी गैसेस की एनर्जी अलग अलग होगी। तो यू इनिशियली जो हुआ, तो पहले की डिग्री ऑफ फ्रीडम एजम्पशंस करते हैं कि F1 हुआ अपॉन टी, नंबर ऑफ मोल्स सभी में अलग है, आर मतलब कैसा है, रेडबर्ग कांस्टेंट कहने लगता हूँ बार बार, कैसा है, गैस कांस्टेंट फिक्स ही है। अब कितना हुआ, टी हुआ। दूसरे के लिए कितना हुआ, मेरे पास F2 हुआ, और मेरे पास कितना हो गया, F2/2, और ये N2, और ये R, और ये क्या हुआ, T हुआ। इसी तरह से सीरीज चलते हुए चली गई, और ये कहाँ तक के लिए जा रही है, N तक के लिए जा रही है। यहाँ पे कैपिटल N से लिख देते हैं, जहाँ की कैपिटल N 1 2 3 4 को, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, 2। और ये कितना हुआ मेरे पास, NnRT। ठीक, अब जब फाइनली ये सब मिले, तो एक साथ मिले, तो इनकी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ और हो रहा होगा। तो F कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट अपॉन 2 हो गया। बट नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सिंपली ऐड होते जाएंगे, N1 प्लस N2 प्लस ऑफ डैश 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 डैश, कितना हो जाएगा मेरे पास ये, प्लस स्मॉल n n, और ये कौन सा हो जाएगा, आर। ठीक, ये चीज होगा। चाहे जो हो जाए, एनर्जी कैसी होती है, कंजर्व होती है, तो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो जहां पे यू इनिशियल की वैल्यू ही यू फाइनल के इक्वल होगी। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि F इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, F1n1 प्लस F2n2 प्लस डैश 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 कितना, Fn, और ये कौन सा हो जाएगा, Nn। डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस ऑफ डैश 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 Nn। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, F इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी। जब टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट, मिक्सिंग जब कर रहे हो और टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट, मतलब इंडिविजुअल की डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू नंबर ऑफ मोल्स के समेशन को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ कौन से मोल्स। ठीक, ये कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए हुआ। फिर उसके बाद अगर इसी में क्या किया,
कि वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिए। क्या कांस्टेंट कर दिए? वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिए। एक बार तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया, अब एक बार तो टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर लिया कि चलो ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट था, ठीक है। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर लिए तो अब सोचो, बोलो। अगर अब वॉल्यूम कांस्टेंट कर लिए तो अब क्या चेंजेस होगा? अब तो बहुत कुछ चेंजेस होगा। बोलो फिर क्या हो जाएगा? देखो, जब वॉल्यूम, पहले वाले में टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे थे, क्या कांस्टेंट रख रहे थे? टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं। बट अब क्या करना चाह रहे हैं कि अब हमारे पास क्या चीज कांस्टेंट करना चाह रहे हैं? वॉल्यूम कांस्टेंट करना चाह रहे हैं। और अगर वॉल्यूम में कांस्टेंट कर रहा हूं तो मुझे टेम्परेचर क्या करेगा? वेरी करेगा। जब डिफरेंट गैसेस को मिक्स करेंगे तो सब साथ में मिलके एक इक्विवेलेंट टेम्परेचर को क्या करेंगे? जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनिशियल कंडीशन पे जो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम फर्स्ट की दिखेगी, और ये कौन सा हो जाएगा? N1 R T1 होगा। इसी तरह से दूसरा आएगा F2/O2 N2, और ये R T2 होगा। इस तरह से ये सीरीज यहाँ पे चलेगी। और ये FN/O2, क्योंकि इनिशियली ऑफ सभी का टेम्परेचर कैसा है? अलग अलग है। पिछली कंडीशन पे देखो, सबका टेम्परेचर सेम था, इनिशियली ऑफ टेम्परेचर सेम था, और फाइनल कंडीशन पे भी टेम्परेचर कैसा था? सेम था। देखो, इनिशियल में भी टेम्परेचर सेम है, फाइनल में भी टेम्परेचर सेम था। लेकिन अब टेम्परेचर इनिशियल में डिफरेंट है और फाइनल में डिफरेंट है। तो अब क्या होगा मेरे पास? अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैं दिखाऊंगा तो यू फाइनल की जो वैल्यू आएगी, तो अब देखो, अब मेरे पास क्या सभी मिलके एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम को दिखाएंगे क्या? नहीं। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और मिक्सचर्स को हम लोग करेंगे, मेरे पास कैसा? जब मिक्सचर करेंगे इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम में, तो उस पे क्या कांस्टेंट कर रहे थे हम? वॉल्यूम कांस्टेंट, सॉरी, टेम्परेचर कांस्टेंट रखे थे उस पे। तो वहां पे हमारे पास एफ इक्विवेलेंट निकला था, लेकिन अब एफ इक्विवेलेंट नहीं निकलेगा। अब क्या निकलेगा? टेम्परेचर निकलेगा। तो यहाँ पर पहले के लिए कितना होगा? F1/O2 ही हो जाएगा, और ये अभी भी N1 ही होगा। बट अब टेम्परेचर कितना हो जाएगा? टी फाइनल हो जाएगा, या टी इसको क्या बोलोगे? इक्विवेलेंट, जहां पे सभी के टेम्परेचर कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। एन, और ये टी इक्विवेलेंट प्लस ऑफ डैश डैश डैश, और ये F(n/O2), और ये हो जाएगा N×N, और ये R, और ये T कैपिटल इक्विवेलेंट। ठीक है। अब अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे फिर से मालूम है कि चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जीरो होगी और यू फाइनल की वैल्यू यू इनिशियल की इक्वल होगी। तो देखो, इस पूरे फॉर्मेट में एक ही चीज बाहर निकल के आएगी, टी इक्विवेलेंट यू फाइनल में से। तो इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको F1/2 तो सभी में डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। F1 कितना हो जाएगा? N1T1 प्लस F2N2T2 प्लस डैश 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 कितना हो जाएगा? FN, और ये कौन सा हो जाएगा? NN, और ये कौन सा हुआ? TN, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा ये मेरे पास यहाँ पर से? F1N1 प्लस F2N2 प्लस डैश डैश डैश, ये कितना हो जाएगा? FNNN। और ये गलत लिख दिया था, ये कैपिटल एन है। ठीक। तो ये इक्विवेलेंट कैसा टेम्परेचर आएगा? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक सब समझ में आया होगा, आई होप सो। अगले फॉर्मेट में डिफरेंट प्रोसेस ऑफ आइडियल गैसेस देखेंगे। ठीक है। एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोबोरिक, आइसोकोरिक और कौन सा आइसोथर्मल की प्रोसेस को देखेंगे, और फिर उससे रिलेटेड लगभग लगभग 10-12 क्वेश्चन के आसपास तो करेंगे ही। ठीक है। मतलब नेक्स्ट पार्ट काफी लंबा जाएगा, लगभग लगभग 2 घंटे के आसपास जाएगा। ठीक। और एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसके अंदर रहेंगे, ऐसे टाइम पास वाले नहीं, छोटे छोटे आए दीपावली के धमाके जैसे चलेंगे।
ठीक है, अपने साइड से वो बड़े बड़े बम रहेंगे, ब्रह्मोस मिठाई मिसाइल जैसे। ठीक है, चलो इस पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।